तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी का सेकेंड पार्ट। कौन सा फर्स्ट पार्ट में हम लोग बता दिए थे कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इससे क्या होता है ना। तो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जैव संसाधन और दूसरा होता है अजैव संसाधन ना। तो जैव संसाधन जिसमें जीव होती है और अजैव संसाधन जिसमें जीव नहीं होती है ना। तो चलिए आज की वीडियो में उससे देखने वाले हैं आगे। तो आगे बोल रहा है कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो प्रकार में बांटते हैं। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कौन कौन से होते हैं? दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इससे क्या होता है, क्या होगा, चलिए देखते हैं ना। तो पहला बोल रहा है कि नवीकरणीय संसाधन है क्या। नवीकरणीय संसाधन क्या है, इससे क्या होगा, हम लोग को फायदा इससे होगा कि नहीं होगा ना। तो याद रखिए कि नवीकरणीय संसाधन उसी को बोलते हैं जिसको एक बार यूज तो कर लें, यानी कि एक बार प्रयोग कर लें और दोबारा उसको भी प्रयोग कर सकते हैं। दोबारा भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दोबारा भी प्रयोग कर सकते हैं। एक बार यूज करने के बाद दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन ना। उसी को क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन। चलिए देख लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या बोल रहा है कि वैसा संसाधन जिसे हम भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक विधि द्वारा नवीकरण कर पुनः उपयोग कर सकते हैं। क्या बोले कि एक बार तो यूज कर लेंगे, एक बार यूज करने के बाद अगर दोबारा फिर यूज करते हैं, अगर दोबारा फिर यूज कर लेते हैं तो उसी को बोलते हैं हम लोग नवीकरणीय संसाधन। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? नवीकरणीय संसाधन। जैसे में सौर ऊर्जा एक बार यूज करने के बाद दोबारा फिर मिलता है, पवन ऊर्जा मिलता है, जल मिलता है, विद्युत मिलता है, इसी को कहते हैं हम लोग नवीकरणीय संसाधन। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है। अनवीकरणीय संसाधन है क्या ना, क्या होता है इससे? तो याद रखिए कि अनवीकरणीय संसाधन एक बार तो यूज करेंगे, एक बार यूज कर लेंगे, वो एक बार यूज कर लेंगे, लेकिन दोबारा यूज फिर नहीं करेंगे। दोबारा यूज नहीं होता है, इसमें दोबारा यूज नहीं होता है ना। एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज फिर नहीं होता है। चलिए वो देख लेते हैं एक बार। परिभाषा क्या बोल रहा है कि वह संसाधन जिसका विकास लंबी अवधि एवं जल प्रक्रिया द्वारा होता है ना। एकदम लंबी अवधि, लगभग लाखों वर्ष लग जाते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं संसाधन पूरा होने में ना। तो चलिए यहाँ दिखा रहा है कि इसे पूरा होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसमें वस्तु पुनः प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यानी कि पुनः प्रयोग करेंगे होगा, काहे नहीं होगा, होगा, लेकिन लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष लग जाएगा। जैसे में जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन किसे बोलते हैं? जैसे में तेल, पेट्रोल, डीजल, कोयला, इस सबको कोची बोलते हैं? जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। इस सबको क्या बोलते हैं? इस सबको जीवाश्म ईंधन। जो जलता है उसी को बोलते हैं जीवाश्म ईंधन, जो जीव से बनता है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार कितने होते हैं? तो याद रखिएगा कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन। पहला क्या है? व्यक्तिगत संसाधन ना। चलिए तो पहला देखते हैं व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है, इससे क्या होगा, हम लोग को फायदा होगा। भाई संसाधन है तो हम लोग को फायदा तो होना चाहिए, क्या हम लोग को फायदा होना चाहिए ना। चलिए एक बार परिभाषा देख लेते हैं। तो पहला बोल रहा है कि पहला है कि वैसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार में होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। कहने का अर्थ है, यहाँ बोल रहा है कि व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं। तो व्यक्तिगत संसाधन उससे कहते हैं जो हमारे खुद के पास हो, जो हमारे खुद के पास हो उसी को कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। है कि खुद के पास, जैसे में घर, बाग बगीचा, खेत, तालाब, गाड़ी ना, गाड़ी, पैसा, ये जो हमारे खुद के पास है इसी को बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन। इसी को क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत संसाधन ना। जैसे में कि इसके बदले सरकार को लगान देना होता है। जैसे में खेत में लगान देते ना हम लोग, हाँ, इसमें व्यक्ति का खुद का अधिकार होता है। फिर क्या बोले, जो खुद के पास होता है उसको कुछ बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन ना।
आगे कह रहा है दूसरका कह रहा है, दूसरका है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक कहने का अर्थ कुछ पूरे समाज के वर्ग यूज करेगा इसको, कुछ यूज करेगा पूरे समाज का वर्ग यूज करेगा। व्यक्तिगत संसाधन में क्या होता है कि सिर्फ हम यूज करेंगे, उसमें क्या करेंगे हम यूज करेंगे। और जो सामुदायिक संसाधन है, जो सामुदायिक वस्तु होगा वो पूरे समाज करेगा, क्या करेगा पूरे समाज करेगा, वो पूरे के पूरे समाज यूज करेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो चलिए परिभाषा की ओर देख लेते हैं। कह रहा है कि वह संसाधन जो किसी समूह या समुदाय के अधिकार में होता है उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। अभी बोले ना क्या कि जो पूरे समाज वर्ग यूज करेगा उसी को बोलते हैं सामुदायिक संसाधन। जैसे मंदिर मस्जिद, क्या मंदिर में पूजा करने सिर्फ हम जाते हैं? नहीं, पूरे समाज के व्यक्ति जाता है। कोई जाता है? पूरे समाज के व्यक्ति जाता है। स्कूल सिर्फ हम पढ़ने जाते हैं? नहीं, पूरे समाज के लइकन जाता है, पूरा गांव घर के स्कूल जाता है लइकन। अब कह रहा है कि अस्पताल में किसी हम ही जाते हैं? नहीं, पूरा गांव जाता है दिखाने। इसी को बोलते हैं सामुदायिक संसाधन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सामुदायिक संसाधन ना। चलिए यहाँ तक अगर क्लियर हो गए तो आगे चले, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे कह रहा है, आगे है कि इसमें सभी वस्तुओं को उपयोग पूरे समाज के लोग करते हैं। अभी क्या बोले कि यूज तो करेंगे, हम भी करेंगे और समाज के अन्य व्यक्ति भी करेंगे। हम भी यूज करेंगे, खुद भी यूज करेंगे और समाज का व्यक्ति भी यूज करेगा। उसी को बोलते हैं कोची सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन उसी को बोलते हैं ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। तो एक बार बोल देते हैं कि राष्ट्रीय संसाधन पूरे राष्ट्र का हक होता है। इस पे कोची होता है? पूरे राष्ट्र का हक होता है। इस पे पूरे राष्ट्र का, पूरे देश का हक होता है। उसी को बोलते हैं कोची राष्ट्रीय संसाधन। उसी को जो बोलते हैं राष्ट्रीय संसाधन ना। क्या? तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार देख लेते हैं परिभाषा। कारण कि वैसा संसाधन जिसका अधिकार देश या राष्ट्र का होता है या कानून तौर पर सरकार का होता है। बात तो सही है, क्या बोलेंगे? पूरे देश का हक होता है इस पे अधिकार, तो उसी को बोलते हैं राष्ट्रीय संसाधन। कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि जिसका उपयोग सरकार आम जनता के हित में ही करती है। राष्ट्रीय संसाधन का उपयोग तो करते हैं, सरकार करती है, लेकिन सरकार वहाँ करती है जहाँ लोगों का फायदा हो ना। जहाँ लोगों का फायदा हो वहीं पर राष्ट्रीय संसाधन का प्रयोग होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। देखिए एक नोट में दिखा रहा है कि 200 किलोमीटर के महासागर के अंदर जितने भी वस्तुएं आते हैं वो सब राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं ना। जैसे में ये समुद्र है, ये कौन सी है? समुद्र है। अब मान लीजिए कि यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आया 200 किलोमीटर। कितना आया? 200 किलोमीटर। यहाँ तक सरकार का हो जाएगा, बाकी इन्हें कोई भी यूज कर सकता है, बाकी इन्हें कोई भी यूज कर सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय माने पूरा विश्व उपयोग कर सकता है उसका। राष्ट्रीय माने हम मेरे देश ही यूज करेगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कहने का तो कोई भी वस्तु हो, पूरे राष्ट्र, पूरे देश यानी कि विश्व यूज कर सकता है। चीन भी यूज कर सकता है, पाकिस्तान भी यूज कर सकता है, कोई भी यूज कर सकता है उसका ना। उसी को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जैसे देख लेते हैं फिर परिभाषा क्या बोल रहा है कि वैसा संसाधन जिसका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी को छोड़कर होती है ना। बात सही है। अभी क्या बोले कि देखो इस समुंदर है, अब यहाँ से यहाँ तक 200 किलोमीटर हो गया, यहाँ तक समुद्र है, यहाँ तक मान लो यहाँ तक समुद्र। अब ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 200 किलोमीटर तो इस सरकार का हो गया, लेकिन इन्हें वाले पूरे देश को होगा। इसमें हम भी उपयोग कर सकते हैं, अमेरिका भी उपयोग कर सकता है, चीन भी उपयोग कर सकता है, पाकिस्तान भी उसके उपयोग कर सकता है, भूटान भी उपयोग कर सकता है ना। और यहाँ 2 किलोमीटर के जो अंदर होता है वो सिर्फ भारत ही यूज करेगा, मेरे देश ही सिर्फ भारत ही यूज करेगा। इसी को बोलते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। कोई दिक्कत नहीं। चलिए कह रहा है कि किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी तक क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जो 200 के बाद होता है अपवर्जक, कोई भी यूज कर सकता है उसको, कोई भी
कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी यूज कर सकता है। उसी को बोलते हैं अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए तो आगे चलते हैं। आगे है कि विकास के स्तर पर संसाधन 4 प्रकार में बांटा गया है। अब कह रहा है कि विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं ना, विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा कि विकास के आधार पर संसाधन होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 4 प्रकार के होते हैं ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए एक देख लेते हैं, लास्ट देख लेते हैं कि पहला बोल रहा है कि संभावी संसाधन क्या है क्या संभावी संसाधन, इससे क्या होता है संभावी संसाधन। तो याद रखिएगा, चलिए पहले परिभाषा देख लेते हैं कि वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद है। मान लीजिए कि ये क्षेत्र, इस क्षेत्र में संसाधन मौजूद है लेकिन इसका उपयोग अभी तक नहीं हुआ है, परंतु भविष्य में हो सकता है। परंतु क्या भविष्य में हो सकता है। जैसे में कुछ तत्व अभी नहीं खोजा गया है, 118 तत्व खोज दिया गया है और कुछ तत्व नहीं खोजा गया है, लेकिन ये भविष्य में तत्व का खोज होगा। भविष्य में तत्व का खोज होगा तो इसका उपयोग होगा कि नहीं होगा? होगा। और जब उपयोग होगा तो उसी को कहेंगे हम लोग संभावी संसाधन। संभावी संसाधन यानी कि हमारे पास तो है लेकिन उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, वो आने वाले पीढ़ी में होगा, यानी कि भविष्य में उपयोग होगा, उसी को बोलते हैं संभावी संसाधन ना। उसी को कुछ ही बोलते हैं संभावी संसाधन। जैसे में कुछ हिमालय क्षेत्र के खनिज, इस सब को जो जैसी खोज होगा उसी को हम लोग बोलेंगे संभावी संसाधन। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।